हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं ये ईवीएस का सीटेट, जो कि सेट नंबर कब का है, ये 2018 का है। ठीक है, तो इसमें पहले सवाल की तरफ बात करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? स्कूल में मध्याह्न भोजन, दोपहर में जो खाना मिलता है ना उसकी बात कर रहा है ये। मध्याह्न भोजन के समय सबसे अधिक प्रासंगिक क्या है? कि दोपहर में जो खाना मिलता है, सर प्राइवेट में तो मिलता नहीं है, सरकारी स्कूल में मिलता है। तो सरकारी स्कूल में जो खाना मिलता है वो सही है कि गलत है? आप लोग बताओ भाई। हाँ, खाना मिलता है वो सही बात है। क्यों सही है, वही आपसे पूछा है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो खाना मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। इससे सीखने सिखाने का बहुत सारा कीमती समय बर्बाद होता है। कि मतलब खाना मिलता है 12 बजे और बच्चे जो है 11 बजे से जो है झांक ताक करने लगते हैं, अरे खाना बन रहा है, आज क्या बन रहा है। बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि आज दाल चावल बन रहा है कि सब्जी बन रही है, क्या बन रहा है। तो क्या उसमें सीखने सिखाने में बहुत सारा कीमती समय बर्बाद होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। समय नहीं बर्बाद होता है, गलत बात है। क्योंकि हम घर में भी तो खाना खाते हैं 3 बार। सुबह भी खाते हैं नाश्ते में कुछ भी घर वालों के साथ के, फिर दोपहर में भी कुछ खाते हैं, 4 बजे भी कुछ मिल जाता है तो खाते हैं, और रात में भी खाते हैं। तो वहाँ तो समय नहीं बर्बाद होता है। स्कूल में एक बार मिलता है तो आप कह रहे हैं कि समय बर्बाद होता है सीखने सिखाने में। तो ये बात जो है क्या है, एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं है। अब ये कह रहा है इसका शिक्षण अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल है लेना देना। तीसरा क्या कर रहा है, चौथे की बात कर ले, ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में खाली पेट आते हैं, बिना खाना खाने चले जाते हैं। ये तो और खराब बात है। भाई बच्चे खाली पेट आते हैं तो इसके लिए थोड़ी हम मध्याह्न भोजन तो खाली पेट, ये बात क्या हो गई? मतलब सबसे कमजोर पॉइंट है। आगे क्या है? ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण सीखने का अवसर होता है। क्योंकि बच्चे जब एक साथ, बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ खाते हैं तो फिर उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कोई बच्चा ज़्यादा खा रहा, कोई कम खा रहा, खाने खाने का तरीका कैसा है। आप घर में देखें ना, बच्चों को सिखाते हैं खाना ऐसे नहीं ऐसे खाते हैं। पता है चम्मच से खा रहा है बच्चा, चम्मच बीच में पकड़ लिया, एकदम आगे पकड़ के खा रहा है, तो वो सिखाते हैं उसमें। आप प्राइवेट स्कूल चले जाइए तो वहाँ खाना खाने के जो है सिखाया जाता है कि चम्मच कैसे पकड़ना है, प्लेट कैसे पकड़ना है। चम्मच में अगर प्लेट है स्टील का है तो उसमें जो आवाज़ आती है चम्मच के रगड़ रगड़ के खाते, वो भी नहीं आना चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल में तो वो पैसा लेते हैं ढेर सारा, और सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लेते हैं। उसके लिए चम्मच प्लेट सब आता है, लेकिन कोई शिक्षक उसको सिखाता नहीं है। तो खाना खाने का जो मकसद है वो हमारे ईवीएस के भोजन नाम के थीम्स में दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए मध्याह्न भोजन जो है योजना शुरू किया गया था कि बच्चों को ये चीज़ें चालू करना है कि बच्चे एक शिक्षक के सामने खाना खाएंगे तो खाना खाने का तरीका क्या है, खाना खाएंगे तो उसमें कुछ बातें करेंगे, अच्छा ये क्या बना है, बच्चा सीखेगा। दाल बना है, दलिया बनी है। इसलिए नए नए वैरायटी के खाने वहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन अब ये अलग बात है कि उसमें भ्रष्टाचार घुस जाता है। लोग खा जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, सब बजट जो आता है सब खराब कर देते हैं। बच्चे को एक ही खाना खिलाते हैं, दाल चावल या खिचड़ी खिला देते हैं या दलिया खिला देते हैं। उसके लिए पूरा ईवीएस के हिसाब से पूरा उसका मीनू है। आप स्कूल में चले जाएंगे, गेट पर पहले ही लगा हुआ मध्याह्न मिड डे मील का जो मीनू है, जो खाना है किस दिन क्या क्या मिलेगा है। अब आता होगा, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से उसमें अंदर गया नहीं तो इसलिए जानता नहीं हूँ। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ये इसका सही तरीका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। चलो, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बिना बोझ के सीखने का क्या अर्थ है? कि मतलब बिना बोझ, बिना बोझ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विदाउट बर्डन। बिना बर्डन के कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्या मतलब? एबीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है क्या? सिलेबस आधा कर देंगे? हाँ, स्कूल बैग का वजन कम हो जाना,
हाँ, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, क्या ऐसा है कि लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन ईबीएस टेक्स्ट बुक, लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस। इनकॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो ना समझी बात है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ विकसित करना। जो ना समझी का भार कम करना होगा अगर आपको बिना लोड का पढ़ाना है बच्चों को तो। ना इनकॉम्प्रिहेंशन का मतलब जैसे है कॉम्प्रिहेंशन बात को ज़्यादा रखने से ईबीएस का बोझ क्या होगा। अब ये कह रहा है कि इनकॉम्प्रिहेंशन का बोझ भार कम करना होगा। जो बच्चे जो चीज़ें रटने वाली हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। रटने वाली चीज़ों को कम करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे का बर्डन क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, आगे समझ है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, दोनों इंग्लिश में ही हो गया ऑप्शन। हाँ यही तो है, मैं पहले देखता हूँ इसे लेकिन अब चलो क्या करा है कोई बात नहीं है। What purpose does group learning serve in an EBS classroom? EBS क्लासरूम में ग्रुप लर्निंग से का क्या उद्देश्य है कि बच्चों को समूह में क्यों सिखाते हैं। तो पहला है टू मैनेज स्टूडेंट्स इजीली एंड रिड्यूस वर्कलोड। दूसरा क्या करा, बॉयज एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली, अलग अलग सीख सकते हैं तो अलग अलग नहीं, अलग की कोई बात नहीं करेंगे, जहां बात करेंगे क्या करेंगे, एक की बात करेंगे, एक में मिला के बात करेंगे। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मर्स एंड लो अचीवर्स स्टूडेंट एंड टू डू रेमीडियल टीचिंग, इस पर विचार करते हैं अभी। टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। ये क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑप्शन में पॉइंट ज़्यादा हो, लंबा हो जाए ऑप्शन तो वो सही है। हाँ ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें ज़्यादा क्या है, कोऑपरेशन सहयोग करना है एक दूसरे का ये भी, एंड वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करना है, सारे बच्चे एक साथ मिलके करेंगे नहीं करेंगे किसी काम को। टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट, और कोशिश करना है कि सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, सहभागी बने, एक्टिवली सक्रिय रूप से, एंड लर्न और तब सीखें उसको। तो ये क्या है, ज़्यादा अच्छी बात है कि नहीं है बोलो। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास हिंदी ऑप्शन नहीं है और अंग्रेज़ी हमारी अगर कमज़ोर है तो हम इस तरीके से सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमें समय के हिसाब से, चूँकि समय हमारे पास सीमित है और समय सीमित समय में हमें सही करना है। समझ रहे हैं बात को। अब इन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं है, चल अब यहाँ पर क्या है, बाला, बाला का पूरा नाम क्या है, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, ब्रेन एडेड लर्निंग असेसमेंट असाइनमेंट, ब्रेल एज ए लर्निंग एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो ये इसका क्या होगा। अच्छा ब्रेल का क्या मतलब होता है, ब्रेल एक लिपि है, क्या है, ब्रेल एक स्क्रिप्ट है, यस हिंदी में बोलते हैं लिपि। जो ब्लाइंड लोग होते हैं, दिव्यांग, उनको क्या बोलते हैं, दिव्यांग। ब्लाइंड लोग हैं, दिव्यांग है, नेत्रहीन है, उनके लिए जो लिपि का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट। ये लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका निजात किया था, और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है 4 जनवरी। चलो अब बात करते हैं वैकल्पिक ढांचे का क्या कहते हैं। वॉट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन। देखो तो क्या कह रहा है, सभी विचार जो बच्चों द्वारा मजबूती से धारण किए जाते हैं,
विभिन्न भौतिक घटनाओं की पाठ्य पुस्तक व्याख्याएं ऐसे विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्या से भिन्न है। हिंदी पढ़ोगे, हिंदी बहुत कठिन हो जाती है। चलो बेटा हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है ये। सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है हमसे? सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। ये क्या है? ये क्या है? तो ये जो है, ये क्या है? स्टीरियोटाइप। हाँ, स्टीरियोटाइप बात किए थे अभी, है ना। चलो, ये रिपीटेड सवाल है वैसे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? तो आपको बताना है कि बिहार कहाँ पर है। आपको पता है, अगर मैप देखेंगे तो ये जैसे मान लो मैप है तो बिहार यहाँ पर आता है। फिर पूछ रहा है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर उत्तर में पड़ता है ना, उत्तर में पड़ेगा। गोवा कहाँ पड़ेगा? इधर की तरफ पड़ेगा ऐसे। तो गोवा अगर यहाँ पर आता है, इसके आसपास यहाँ पर कहीं, तो वो क्या हो जाएगा? पश्चिम और दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम कहीं दिख रहा है? तो यहाँ दक्षिण पश्चिम तो दिख रहा है ऑप्शन ए में, लेकिन जो आपका जम्मू और कश्मीर है वो जो है उत्तर पूर्व में नहीं। उत्तर पूर्व का मतलब अगर ये ऐसे होता तो उत्तर पूर्व हो जाता, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं है ये। थोड़ा सा देखो, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। तो ये वाला बात नहीं है, जम्मू कश्मीर इधर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बाकी किसी में दक्षिण पश्चिम है नहीं, तो ये वाला भी कटा, ये भी वाला भी कट गया, और दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी कहाँ होती है? तो वाष्पीकरण को बता देते हैं आपको। वाष्पीकरण वाली जो प्रक्रिया है, पानी का, जल का भाप बन के ऊपर उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। इवापोरेशन के रात स्लोवेस्ट कहाँ होगा? मतलब वाष्पीकरण की दर सबसे कम कहाँ होगी? तो वाष्पीकरण की दर कब कम होगी? क्योंकि वाष्पीकरण जो है सीधा संबंध रखता है किससे? उसके तापमान से, टेम्परेचर से। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और किससे सीधा संबंध होता है? सतह से। सतह का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ सरफेस, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। इसको सरफेस बोलते हैं। सरफेस का जो एरिया है उससे भी क्या है? सीधा संबंध रखता है। इसका मतलब किसी का क्षेत्रफल आप बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे आप कपड़ा ले लो, कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा मान लो चादर है। अब उस चादर को अगर आप सीधा सीधा फैला दोगे अगर ऐसे, तो चादर जो है जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर उस चादर को लपेट के अगर थोड़ा बांध के कर दो तो सूखने में समय लगेगा, क्योंकि आपने उसका एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया। उसका सतह का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कपड़ा आपका, चादर नहीं सूखेगा जल्दी। खाना ले लो आप, खाना जो है गरम गरम दाल चावल सब्जी ले लो आप, एक ही कटोरी में ले लो, तो कटोरी में ले लोगे तो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल कम हो गया, उसका वाष्पीकरण कम होगा और खाना जल्दी ठंडा नहीं होगा। लेकिन उसे खाने हुए किसी बड़ी प्लेट में ले लो, बड़ी प्लेट में लेने से क्या होगा? उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अब सीधा हम ऑप्शन पे आ जाते हैं कि अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेंगे। अब हमसे सवाल क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर सबसे धीमा कहाँ होगा? देखो, पहला सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घट जाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात, यही आंसर होगा इसका, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब दूसरा क्या देख लेते हैं। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों वृद्धि होते हैं, दोनों वृद्धि हो गई तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, धीमा नहीं होगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घट जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा। सतह का क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, चल अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है
उसको देखो स्थान कहाँ देखेंगे, किसी मैप में देखेंगे, उसके बीच की दूरी कहाँ देखेंगे, उसी मैप में देखेंगे, और उसके सापेक्ष स्थिति का मतलब वो उत्तर एक स्थान ले लेंगे, दूसरा स्थान पूछेंगे कि वो उत्तर में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है, कहाँ है। तो सापेक्ष स्थिति का भी पता लगाने के लिए हम मैप का सहारा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैपिंग स्किल हो जाएगी। इसमें दिशात्मक कौशल कह रहा है, डायरेक्शनल स्किल, तो डायरेक्शन भी तो पता चल जाता है मैप से। मैप में देखो इधर होता है पूरब होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ होता है उत्तर, इधर वेस्ट पश्चिम होता है, और इधर साउथ होता है दक्षिण होता है, तो दिशा भी पता चल जाएगा। तो जिसको मैप देखना आ गया, समझ लो उसे सब आ गया। तो ये जो सारी ऑप्शन है वो इसी में समाहित है। ठीक, चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which national curriculum framework recommended environmental studies to be taught an integral curricular? ये जो है 2000 में आया था, एनसीएफ पाठ्यचर्या जो है 2000 में लाया गया था। अब हमसे कह रहा है झूम खेती की प्रथा कहाँ पर है, तो बेटा झूम खेती की प्रथा जो उत्तर पूर्वी राज्यों में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ये सबको पता है हमें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement not true for hydro power generated river dams? तो ये कह रहा है बांध सतत विकास को प्रोत्साहित करता है, ऐसा नहीं है। ये सही आंसर हो जाएगा, ये प्रभावित करता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मीथेन CH4 भी आता है, जलवाष्प भी आता है। जलवाष्प को हम H2O बोलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक और बता देते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में ठोस रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है? ठोस रेगिस्तान का मतलब हो गया कि जहाँ बर्फ जमी रहती है बेटा, जहाँ बर्फ जमी रहती है। बर्फ कहाँ जमी रहती है, हमारे यहाँ हिमालय वाले एरिया में बर्फ जमी रहती है साल भर। तो कह रहा ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, नहीं बेटा, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ नहीं होती, ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये भी सही जवाब नहीं है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा छाया में स्थित हैं, बिल्कुल। हिमालय के उस तरफ तो बारिश होती है, लेकिन हिमालय के इस तरफ बारिश नहीं होती है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। ये क्या है, थिन इन कोल्ड डेजर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही बात नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर से, हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है ये। ताजमहल आ गया बेटा, देखो ये ताजमहल वाइट है, यहाँ देखो पीला हो गया। तो कह रहा पीले होने का क्या कारण है, ताजमहल को पीला करने का कौन जिम्मेदार है? देखो इसमें जिम्मेदार तो सारे लगभग, लेकिन हम सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, जो पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये जब ताजमहल पर गिरता है बारिश के साथ, तो ताजमहल क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। ये क्या है, एक बहुत खतरे की बात है। ठीक है बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।